हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 30 मार्च 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे पूछा था ये कौन से आर्किटेक्ट हैं जिनके द्वारा चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन तैयार किया गया था। तो आज की डेट में चंडीगढ़ का आपको जो भी डिज़ाइन दिखाई देता है, जितना भी आपको आर्किटेक्चर दिखाई देता है, वो सब बनाया गया है ली कार्बूजियर के द्वारा। तो मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, मैंने देखा है उसमें। और इसके अलावा सर हर्बर्ट बेकर जो हैं, इनको क्रेडिट दिया जाता है। जब आप दिल्ली में आएंगे ना, तो जो केंद्रीय सचिवालय है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उसका डिज़ाइन इन्होंने ही बनाया है। और साथ में जो पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वो भी इन्हीं के द्वारा ही बनाई गई थी। इसके अलावा एडविल न्यूटेंस ने लगभग दिल्ली की जितनी भी बड़ी इमारतें हैं पुराने टाइम की, उनका डिज़ाइन तैयार किया था। और सबसे बड़ी चीज़, प्रेसिडेंट हाउस का जो डिज़ाइन है वो इन्होंने ही तैयार किया हुआ है। और जॉब चार्नॉक को जाना जाता है कलकत्ता के डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना। हर एक यहाँ पर चारों जो आर्किटेक्ट हैं, इनके जो डिज़ाइंस हैं वो आपसे लगातार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सबसे पहले और सटीक आंसर दिया है, उनमें से हैं आई एम परफेक्ट, इन्होंने आंसर सही दिया है। और सुगम यादव का भी आंसर सही है। राज त्रिवार्य का भी आंसर सही है। सचिन यादव हो गए, प्रदीप कुमार हो गए, और दिशा ठाकुर हो गई, प्रीति बरनाला हो गई, इनके भी आंसर सही है। अमनदीप खन्ना, इतने सभी के आंसर इनिशियल स्टेट में सही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आई होप आप सभी समझ सकते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, बट हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का नाम ले लेता हूं जिनके कमेंट सेक्शन में मैंने सबसे पहले आंसर देखे होते हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय हैं जिनको हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं यूसुफ पचमरी वाला। क्या नाम है? यूसुफ पचमरी वाला। और ये जिसकी जगह लेंगे ये हैं अनूप नियोगी। तो अनूप नियोगी अपने प्रभावी टेन्योर के बाद अब रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पर यूसुफ पचमरी वाला आ गए हैं। हिताची एक जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि बहुत पुरानी है, 115 साल पुरानी कंपनी है। इसकी स्थापना 1910 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जापान की कैपिटल टोक्यो। हाल ही में ये कौन से खिलाड़ी हैं जिनको लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह। अब से ये ब्रांड एम्बेसडर होंगे लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस के। इसके अलावा हाल फिलहाल के जो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो एक आप ध्यान रखना, लेवाइस। अभी कुछ टाइम पहले ही लेवाइस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दलजीत दोसांझ को। किसको? दलजीत दोसांझ। और साथ में आप ध्यान रखना, एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर ट्रस्ट। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। भारत सरकार की तरफ से कोयले और लिग्नाइट के उत्पादन के लिए कितनी ऐसी माइंस के ब्लॉक हैं जिनकी नीलामी अभी हाल ही में खोली गई है? तो भारत सरकार ने माइनिंग के लिए टोटल 28 ऐसे नीलामी के ब्लॉक हैं जिनको खोला हुआ है। अब इनकी नीलामी होगी और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सभी को ये बांटी जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि देखिए होता क्या है कि एक ये खदान है, ठीक है, मान लीजिए, अब ये मान लीजिए कोयले की खदान है। अब इसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे एरिया वाइज बांट दिए जाते हैं। ये ए हो गया, ये बी ब्लॉक, ये सी और ये डी ब्लॉक। तो अब होता क्या है कि सबकी अलग अलग बिडिंग होती है, नीलामी होती है, सबको ऑक्शन में आना होता है। और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर तो सबसे कम में बोली लगेगी, उसको ये बिडिंग दे दी जाती है। मतलब सरकार उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है जो सबसे कम परसेंट की नीलामी लगाता है। और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को काम भी मिल जाता है। तो ये जो 28 पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं, इनमें से 26 ब्लॉक कोयले के हैं और 2 ब्लॉक्स की नीलामी जो हुई है वो लिग्नाइट का उत्पादन को लेकर होगी। क्या आप जानते हो 2024 में कोयले का उत्पादन करने वाली ये कौन सी कंपनी है भारत में जिसने सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित किया है? तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। और 2023 में भी यही थी, 2022 में भी यही थी। पिछले 3 साल से लगातार कोल इंडिया लिमिटेड ही सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कर रही है। CIL की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। हाल ही में
भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब भारत सरकार पूरे भारत भर में, अभी तक भारत में जो टैक्सी सर्विसेज चलती थी वो प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज चलती थी, जैसे कि ओला, उबेर और रैपिडो जैसी कंपनीज हो गई, ठीक है। लेकिन अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अब ये सरकारी टैक्सी सर्विसेज चलाएंगे। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सहकार टैक्सी। हाल ही में इसको कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है और अमित शाह का कहना है कि आने वाले समय में जैसे ही सहकार टैक्सी सर्विसेज चालू होंगी, ये प्राइवेट कंपनीज को सीधा सीधा कंपटीशन देंगी भारत के बाजार में। और इतना ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज जो आपसे टैक्सी के चार्जेस लेती हैं उससे कम ही ये आपसे चार्ज करेंगी। अब ऐसे में ओला, उबर और रैपिडो जैसी जो कंपनीज हैं इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी ओला और उबर कंपनीज ने अपने जो प्राइस थे, जो किराया था, वो काफ़ी घटा रखा है, क्योंकि इनके बीच में आपस में ही बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है पिछले कई सालों से। अब इनके सामने एक नया चैलेंज आ गया है कि सहकार टैक्सी, जिसका सीधा असर बहुत जल्दी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होगा। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें गवर्नमेंट को घाटा भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर इनको घाटा हो गया तो पूरी पूरी कंपनी तक बंद हो जाती है और उसके बाद आगे पीछे कोई भी अंपायर नहीं रहता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा अब चैलेंज इनके सामने आ चुका है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इससे निपटते हैं। फिलहाल ये जो सहकार टैक्सी है, इसमें तीनों सर्विसेज चालू करी जाएंगी। इसमें आप 2 व्हीलर टैक्सी भी ले पाएंगे, मतलब बाइक से एक से दूसरी जगह भी जा पाएंगे। ऑटो रिक्शा भी आप अपने लिए ले सकेंगे और 4 व्हीलर भी ले सकेंगे, मतलब कार को टैक्सी के रूप में हायर कर सकेंगे। हाल ही में हुरून के द्वारा ग्लोबल रिच लिस्ट विमेन 2025 की जारी करी गई है। इसमें टॉप 10 सबसे रिच महिलाओं में कौन सी भारतीय महिला हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है? तो ये हैं रोशनी नाडर। कौन है? रोशनी नाडर। ये शिव नाडर की बेटी हैं। शिव नाडर जिन्होंने एचसीएल की स्थापना करी थी। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है इस टाइम पे रोशनी नाडर, और इनकी जो वर्थ है वो इस लिस्ट के हिसाब से है $40 बिलियन। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो नंबर 1 पे हैं एलिस वॉल्टन। क्या नाम है इनका? एलिस वॉल्टन। और ये वॉलमार्ट कंपनी की चेयरपर्सन है। इनकी नेट वर्थ है $102 बिलियन। दूसरे नंबर पे जो हैं ये लॉरियल कंपनी, आप लोग जानते हैं ना, काफ़ी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं लॉरियल के। तो लॉरियल कंपनी की चेयरपर्सन है और ये फ्रांस की हैं। इनका नाम है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट। इनकी जो नेट वेल्थ है ये है $67 बिलियन। इस तरीके से पूरी एक लिस्ट है और रोशनी नाडर इनमें से 5वें नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में, और भारत में नंबर 1 पे हैं सबसे रिच महिला। अब अगर पुरुषों की बात करें तो नंबर 1 पे इस बार रहे हैं एलोन मस्क, $420 बिलियन वेल्थ है। और दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस हैं, अमेजॉन के मालिक। और तीसरे नंबर पे मार्क ज़ुकरबर्ग हैं, मेटा के मालिक, जिनकी नेट वर्थ है $242 बिलियन। ये जो पूरी लिस्ट है, चाहे महिलाओं की हो और चाहे पुरुषों की, ये पूरी मैंने पीडीएफ में दी है और पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आज है 30 तारीख और कल है 31, तो केवल आज और कल के लिए ऑफर बचा हुआ है। आप टेक्स्ट बुक के किसी भी कोर्स में 90% तक का फ्लैट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बैच कोई भी हो, कोर्स कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, कोई भी आप कोर्स परचेज करेंगे, आपको सुल्तान कोड लगाना है और जैसे ही आप ये मेरा कोड लगाएंगे 90% तक फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, वैलिडिटी में भी 50% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब अभी तक अगर आपको सब्सक्रिप्शन जिस कोर्स में 6 महीने का मिल रहा था, अब उसमें 9 महीने का मिलेगा। जिसमें आपको 12 महीने का मिल रहा था, उसमें आपको 18 महीने का मिलेगा, ठीक है। और जिसमें आपको 2 साल का मिल रहा था, मतलब 24 महीने का मिल रहा था, उसमें 3 साल का वैलिडिटी मिलेगी। तो ये ऑफर केवल आज और कल है, इसका लाभ आप उठा लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप सभी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर हमारे पास बहुत पैसा नहीं होता है और ऑलरेडी आए दिन नए नए फॉर्म्स आते हैं, वो भी हमें फिल करने होते हैं। तो आप क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लें, क्योंकि 1 अप्रैल से फिर से प्राइस वही हो जाएंगे। केवल 20 से 30% ही डिस्काउंट फिर मिल पाएगा। बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो मेरा बैच चल रहा है वो जीएसपी में चल रहा है, जीएसपी 3.0, जिसको बोलते हैं गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। तो इसमें तो एक और फ़ायदा है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बाद में आपकी फ़ी रिफंड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है।
और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड प्रहार। क्या नाम रखा गया है? प्रचंड प्रहार। और ये जो एक्सरसाइज है ये हिमालयन रीजन में कंडक्ट करी गई है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा। इसमें आर्टिलरी गन्स का भी यूज़ किया गया है और इस एक्सरसाइज का मेन पर्पज़ ये था कि कारगिल वॉर जैसी लड़ाई जो कि हाई टेरेंस में लड़ी जाती हैं, ऐसी लड़ाई के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा तैयार रहें। ये कौन है जिनके द्वारा आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं भारत के इस टाइम के सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, टेक कृति जो है ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है, ठीक है। इसमें भारत भर के लगभग सभी आईआईटी से आए हुए छात्र और एंटरप्रेन्योर्स हिस्सा ले रहे हैं। अब इसका मेन उद्देश्य है कि इसमें इस तरीके के रोबोट्स दिखाए जा रहे हैं या प्रदर्शित किए जा रहे हैं जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मदद कर सकते हैं। ये जितने भी रोबोट्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं और ये डिफेंस सेक्टर में ही हमें हेल्प कर सकते हैं। तो इसी वजह से सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आने वाले समय में आईआईटी कानपुर की तरफ से हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भी ये रोबोट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में नेस्कॉम के साथ एक पैक्ट साइन किया है स्किल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए? नेस्कॉम भारत सरकार का संस्थान है जिसको बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो इसके साथ पैक्ट साइन किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और छत्तीसगढ़ में पिछले साल ही विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पे नई सरकार बनी है विष्णुदेव साई की। विष्णुदेव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं रामेन डेका। कौन है? रामेन डेका। अब ये पैक्ट क्यों साइन किया गया है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के न्यू रायपुर में एक आईटी हब बनाना चाहती है और जैसे ही ये आईटी हब बनकर तैयार होगा तो दुनिया भर की कई सारी आईटी कंपनीज यहाँ पर इस्टेब्लिश होंगी। तो जिसके लिए इन्वेस्टमेंट एक तरीके से लाकर देगा नेस्कॉम छत्तीसगढ़ सरकार को, ठीक है। तो नेस्कॉम क्या करेगा? दुनिया भर की आईटी कंपनी से इनको जोड़ेगा ताकि वो आईटी कंपनीज यहाँ पर आके अपनी ब्रांच इस्टेब्लिश करें। और छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रोग्राम के अंतर्गत 4.4 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करके चल रही है। हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंद्र। ये जो इंद्र एक्सरसाइज है ये कौन से दो देशों के बीच में कंडक्ट करी जाएगी? तो ये एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच में होने वाली है और इस बार इसका 14वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इस एक्सरसाइज को 2 फेज में लॉन्च किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि ये टोटल 6 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, और नेवल एक्सरसाइज है। रशिया और भारत दोनों की नेवी इसमें हिस्सा ले रही हैं। अब इसकी जो शुरुआत हो गई है ये हो गई है 28 मार्च से, मतलब परसों से इसकी शुरुआत हो गई है और इसका पहला फेज जो है ये 30 मार्च तक चल रहा है, मतलब आज के दिन तक ये चल रहा है पहला फेज। 28, 29 और 30 ये 3 दिन जो है ये हार्बर फेज की एक्सरसाइज है, मतलब पोर्ट के किनारे पर होगी और ये एक्सरसाइज होगी चेन्नई में, ठीक है। अब दूसरा जो इसका फेज चालू होगा ये कब से होगा? ये 31 मार्च से चालू होगा। ये भी 3 दिन का होगा, 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, ठीक है। तो 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक अब इसका सी फेज फिर चालू होगा और ये सी फेज बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया जाएगा, मतलब बंगाल की खाड़ी में। अगर रशिया की तरफ से हम बात करें तो इस बार रशिया की तरफ से 3 नेवल शिप्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक जिसका नाम है पेचांगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पेचांगा शिप इनका हिस्सा ले रहा है। दूसरा एल्डार शिप हिस्सा ले रहा है और तीसरा है रेस्की। भारत की तरफ से 2 आईएनएस हिस्सा ले रहे हैं। एक तो आईएनएस कुठार भारत की तरफ से हिस्सा ले रहा है और दूसरा हमारा आईएनएस राणा हिस्सा ले रहा है। और इसके अलावा भारत की तरफ से P8I एयरक्राफ्ट भी हिस्सा ले रहा है जो कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, 2 अप्रैल तक यह एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी। एक्सरसाइज का नाम है इंद्र। भारत सरकार का यह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का इनॉग्रेशन किया गया है? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा बैंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब सवाल उठता है ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो है क्या? इसका मेन उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, छोटे से छोटा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो या फिर बड़े से बड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट,
हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। आप ऐसे मान के चलिए, अगर आपकी एक छोटी सी घड़ी है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी सेमीकंडक्टर चिप यूज़ हो रही है। चाहे आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आपकी स्कूटी हो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कार हो, या फिर बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप यूज़ हो रही है। और अगर यह सेमीकंडक्टर चिप नहीं होगी तो पूरे के पूरा इक्विपमेंट वेस्ट है। और इस टाइम पर पूरे दुनिया में केवल 2 से 4 कंट्री ही सेमीकंडक्टर चिप बना पा रहे हैं, और भारत ने अब इसका निर्माण शुरू कर दिया है। और भारत में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसको टाटा के द्वारा स्थापित किया जा रहा है आसाम में। फिलहाल ये जो बेंगलोर से इलेक्ट्रॉनिक रोड शो कंडक्ट कर रही है भारत सरकार, इसमें पूरे दुनिया भर से 700 इंडस्ट्री लीडर्स हिस्सा लेने आ रहे हैं। और इसका एक और मेन उद्देश्य है, भारत सरकार 2030 तक यह टारगेट लेकर चल रही है कि सेमीकंडक्टर का मार्केट भारत में $100 बिलियन का हो जाएगा, और इसके अंतर्गत करीब 85,000 लोगों को नौकरी मिलेगी 2030 तक। यह कौन सा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का जिसने डिजिटल इंडिया भाषनी के साथ पैक्ट साइन किया है, और इनके साथ मिलकर ये सिटीजन्स की शिकायतें सुनने में मदद करेंगे? तो यह है भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। यह भारत सरकार का वो विभाग है जिसकी वेबसाइट में जाकर आप अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। चाहे कोई भी मंत्रालय हो, हर एक मंत्रालय के खिलाफ आप अपनी कंप्लेन दे सकते हैं, और इस विभाग का मेन काम ही होता है आपकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना। अब देखिए, है क्या, ये जो भाषणी प्लेटफॉर्म है, ये भी भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है। इसको पिछले साल लॉन्च किया गया था। ये AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और इसकी खास बात यह है कि हमारे संविधान में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन 22 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। तो अब होगा क्या कि भाषणी से जैसे ही इस डिपार्टमेंट को जोड़ देंगे, तो पूरे भारत में कोई भी अब शिकायत इसमें कर पाएगा अपनी भाषा में उसे लिख के। ठीक है, तो 22 भाषाओं को ये डायरेक्टली सपोर्ट करेगा अब इनका पोर्टल। इतना ही नहीं, इसमें ऐसा चैटबॉट होगा कि जिनको लिखना या टाइप करना नहीं आता है, वो सीधे बोलेंगे और उनकी भाषा को वो कन्वर्ट करके उसी में लॉक कर देगा उनकी शिकायत को। ये कौन है जो कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं SBI के चेयरपर्सन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, तो अब इनको अतिरिक्त पदभार दिया गया है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने MV राव की जगह ली है। MV राव इस पोस्ट पे इनसे पहले थे, वो रिटायर हो गए हैं। MV राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे। तो अब होंगे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। पूरे भारत भर में जितने भी बैंक हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट करने का काम इंडियन बैंक एसोसिएशन ही करती है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, स्टीयरिंग कमेटी जो बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जवाहरलाल नेहरू, BN राव, राजेंद्र प्रसाद, या फिर गोपाल मजूमदार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।